गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फोर्थ सेम और इसके अंदर बायोलॉजी के अंदर हमारा आज का टॉपिक रहेगा द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होल्ड ट्रू फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम्स। इसका मतलब है जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं जिसके अंदर एनर्जी का फ्लो एक साइड से दूसरी साइड कैसे होता है, वहाँ पर जो एनर्जी है एक बायोमोलिक्यूल से निकलकर दूसरे बायोमोलिक्यूल में कैसे एंटर करती है या फिर वो कैसे वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में जैसे थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं वैसे ही हम बायोलॉजी में उसको अप्लाई करके देखेंगे कि ये जो थर्मोडायनेमिक्स में जो रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहे हैं वो बायोलॉजी के अंदर भी हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को बिना किसी देरी के। देखिए, आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है, चाहे वो लिविंग एनिमल्स कोई सा भी हो, चाहे प्लांट हो या कोई भी एनिमल हो, सभी का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ईच ऑर्गेनिज्म इट्स सेल्फ एंड दिस सेल्स कंस्टिट्यूटिंग इट्स परफॉर्म सेवरल इंपॉर्टेंट प्रोसेस यूजिंग एनर्जी। तो सारे जीव जंतु हो या पेड़ पौधे हो, सबके सब एनर्जी मतलब ऊर्जा को उपयोग में लेकर बहुत सारी प्रक्रियाएं या क्रियाएं करते हैं। प्लांट सेल्स यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर पर्पज of photosynthesis and convert it into chemical energy which is stored in the form of complex micromolecules। तो जो पेड़ पौधे होते हैं ये सूर्य से जो ऊर्जा आती है सोलर एनर्जी, उसको फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के द्वारा उसको कन्वर्ट करते हैं किसी दूसरे माइक्रोमोलिक्यूल्स में या मैक्रोमोलिक्यूल्स में, और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स ऊर्जा को स्टोर करके वो जो प्लांट बॉडी है उसके अंदर स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम तक। ठीक है, जब तक उनकी लाइफ रहती है पेड़ पौधों की तब तक वो उनको स्टोर करके रखते हैं। जैसे आपको मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं, एक छोटा सा पौधा है, उसको लगातार सूर्य से प्रकाश लगातार मिल रहा है, हवा मिल रही है, उसको टाइम पे पानी, पेड़ पौधे, लवण वगैरह सब कुछ मिल रहा है उसको, तो वो बड़ी तेज़ी से ग्रो होगा। तो वहाँ पर क्या होगा, जो पत्ते होते हैं उसके, तो उसके अंदर फोटोसिंथेसिस रिएक्शन लगातार होती है। इस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वायुमंडल से ली जाती है, पानी और बाकी खनिज लवण जमीन से लिए जाते हैं। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके वहाँ पर कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में एनर्जी को स्टोर कर देता है। अब वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में एनर्जी स्टोर कहाँ पर होती है, ये होती है पेड़ के तने में, फल के अंदर, पत्तों के अंदर, कभी कभी फूलों में जो रस होता है उसको मरकंद भी बोलते हैं, या फिर जो मधुमक्खियाँ रस चूसती हैं वही बात है, तो इसमें ये स्टोर रहता है। ठीक है, अब ये जो स्टोर रहता है तो इसको हम कैसे यूज़ करते हैं, पेड़ पौधे कैसे यूज़ करते हैं, बाकी दूसरे लिविंग एनिमल कैसे यूज़ करते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, हम फल सब्जियां तोड़कर खाते हैं तो उनसे हमको ऊर्जा मिलती है, तो हमने उसको यूज़ कर लिया। अब उसके अंदर क्या था, सैकेराइड्स थे बहुत सारे जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स है और बहुत सारे फ्रुक्टोज, सुक्रोज, ग्लूकोज ये वगैरह सब उसके अंदर पाए जाते हैं, तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं। बाकी जैसे बकरियाँ, खरगोश, चूहे, ऐसे जानवर हैं जो पेड़ पौधों के पत्ते खाते हैं, उनके अंदर भी जो पेड़ पौधों ने एनर्जी स्टोर कर रखी थी उसको उन्होंने यूज़ कर लिया। उसके अलावा छोटे इंसेक्ट्स हैं जैसे मधुमक्खी है, हॉर्नेट हैं, भौरे, ये क्या करते हैं, फूल के अंदर सीधा अपना डंक डालकर वहाँ से जो रस होता है उसको चूस लेते हैं। वो रस होता है वो किसका बना होता है, वो स्मॉल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, वो भी कार्बनिक एलिमेंट होते हैं जिनको चूसकर अपने अंदर इनहेल कर लेते हैं। तो और ये बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। इसका एग्जांपल बताता हूँ मैं, जैसे हनी, शहद के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा होती है। अब ये ऊर्जा कहाँ से आई, ये ऊर्जा मधुमक्खियों ने ला कर स्टोर, बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स स्टोर किए थे, तो उनमें पहले से ही ऊर्जा मौजूद थी, वो ऊर्जा हम महसूस कर पाते हैं जब हम शहद खाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या होता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए, जैसे मान लो कोई एनर्जी है, हमने पेड़ पौधों से जैसे फल लेके खाए तो वहाँ से ऊर्जा हमारे अंदर आई। अब वहाँ से जो जितनी ऊर्जा आई थी उसका कुछ भाग ही हमारे अंदर एंटर हो पाएगा, बाकी वायुमंडल में चला जाता है। आप जानते हो, आप कोई से भी उसमें पढ़ो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल में पढ़ो, मैकेनिकल में पढ़ो या किसी उसमें पढ़ो, जितनी ज़्यादा रिएक्शन होंगी उतनी ज़्यादा एनर्जी का डिग्रेडेशन होगा। जैसे आपको मैं बताऊँ, एक पौधा है, प्लांट है ना, ये सूर्य से सीधे ऊर्जा लेता है
तो ये इसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, एटीपी के फॉर्म में। एटीपी क्या होते हैं, ये ऐसे मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा ऊर्जा लेकर ये स्टोर कर लेते हैं। तो ये इन्होंने स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद में ये जो स्टोरेज एनर्जी है इसको ये खुद भी यूज करते हैं अपने बॉडी को बड़ा ग्रो करने के लिए, बाकी दूसरे जानवर यूज करते हैं अपने पोषण के लिए। जैसे मैंने बताया आपको मनुष्य और भी जानवर हैं उस तरह से उनके अंदर देखो पहली तो रिएक्शन ये हो गई कि यहाँ से यहाँ एनर्जी आ रही है तो ज़्यादातर भाग तो ये वायुमंडल में वैसे चला गया, थोड़ा बहुत इन्होंने स्टोर किया। अब वो स्टोर एनर्जी में से जब यहाँ इस एनर्जी को किसी जानवर ने खाया तो यहाँ पर ज़्यादातर इसका फिर भी दूसरी रिएक्शन हुई तो वहाँ से डिग्रेड हो गई। अब उस जानवर के अंदर से वो जो एनर्जी उस जानवर को अगर किसी दूसरे जानवर ने खाया तो फिर से डिग्रेड हो गई। तो इस तरह से डिग्रेड होते होते एनर्जी का लगभग 10% हिस्सा ही यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक 10%, फिर इसका 10%, इस तरह से ये ऊर्जा कम होते होते ज़्यादातर ऊर्जा फिर से वायुमंडल में चली जाती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स भी यही कहती है कि जब एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम ऊर्जा ट्रांसफर करते हैं तो कभी भी ये जो एनर्जी ट्रांसफर के दौरान हम 100% इफिशियंसी नहीं ला पाते, चाहे हम सिस्टम को कितना भी अच्छा बना लें 100% इफिशियंसी नहीं होती है। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि अगर हम चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी फॉर ए रिएक्टिंग सिस्टम, एक रिएक्टिंग सिस्टम के दौरान अगर हम फ्री एनर्जी की बात करें तो वो किसके बराबर होती है, जो एनर्जी फ्री होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना एग्जांपल लेके कि जब पेड़ पौधे को कोई जानवर खाएगा तो उसके दौरान कितनी एनर्जी फ्री होगी, तो ध्यान दीजिए ये होगी डेल्टा एच, मतलब उसके टेम्परेचर में कितना अंतर आएगा माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला होता है, इससे यहाँ पर ये चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी ये आएगा कि इतनी एनर्जी वायुमंडल में चली जाएगी। कि यहाँ पर टेम्परेचर है ना, एच फॉर एंथैल्पी, मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी में कितना अंतर आया टेम्परेचर, और ये क्या है, ये है उसकी एंथैल्पी वो एंट्रोपी। मतलब आप इस फॉर्मूले को इस तरह समझें कि हमने कोई खाना खाया तो खाना खाने से हमारे शरीर के अंदर कितनी ताकत उत्पन्न हुई, जो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर स्टोर हो गई वो तो है डेल्टा एच। ठीक है, उसके अलावा उसको खाने की वजह से हमारे शरीर के अंदर कितना टेम्परेचर में फर्क आया वो है टी, और डेल्टा एस। डेल्टा एस मतलब उस खाने को खाते ही हमारे शरीर के अंदर क्या हलचल उत्पन्न हो गई वो है डेल्टा एस। तो इन तीन चीज़ों को मिलाकर यहाँ पर गिव्स फ्री एनर्जी का फॉर्मूला निकलता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। अब इन चीज़ों को मापते कैसे हैं, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है केल्विन में मापते हैं, और ये तो एनर्जी होती है। ठीक है, और ये रैंडमनेस ऑफ मॉलिक्यूल्स, मतलब जो बायोमोलिक्यूल्स हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनके रैंडमनेस है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा खाना खा ले, खाना खाते ही उसके अंदर पेट दर्द होने लग गया, अब पेट दर्द हो गया मतलब उसके अंदर जो बायोमोलिक्यूल्स हैं वो हलचल कर रहे हैं, मतलब ये डेल्टा एस की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये ज़्यादा है तो ये वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी, मतलब स्टोर फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर फ्री एनर्जी कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि ये ज़्यादा है तो यहाँ पर अंदर जो इंटरनल एनर्जी है वो एनर्जी कम हो गई, मतलब हमारा खाया पिया वेस्ट हो गया। ऐसे ही कहते हैं ना कि अगर हमने खाना खाया है और वो पचा नहीं ठीक से, मतलब अंदर ऊर्जा नहीं ले पाया और वो ये काम ज़्यादा हो गया। दो काम होते हैं, एक तो खाना पच गया ऊर्जा शरीर में अंदर स्टोर हो गई तो ये हो गया काम। अगर ये काम कम हुआ और ये बड़ी मात्रा में हुआ तो यहाँ पर फ्री एनर्जी कम बची। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फॉर्मूला था। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विवेलेंट एंड इट्स रिलेशन विद स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। तो हम फ्री एनर्जी के साथ में इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के इक्विवेलेंट and its relation with standard free energy। फ्री एनर्जी, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जैसे स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी है
उसका हम नाम देंगे यहाँ पर डेल्टा जी। ये है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। और यहाँ पर हम बात करेंगे डेल्टा जी इक्वल टू है फ्री एनर्जी। इन दोनों फर्क क्या है? इन दोनों फर्क ये है कि फ्री एनर्जी का मतलब है कि कोई भी रिएक्शन हो रही है उसके दौरान कितनी एनर्जी फ्री होती है, तो ये तो फ्री एनर्जी होगी। स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी का मतलब है कि पहले से फिक्स है कि अगर ये रिएक्शन होगी तो इतनी एनर्जी तो फ्री होगी होगी, निश्चित है। उससे ज़्यादा होगी तो फिर वो फ्री एनर्जी में आ जाएगी, लेकिन अगर वो मिनिमम क्राइटेरिया जितनी फिक्स थी कि ये रिएक्शन होने के दौरान इतनी एनर्जी तो फ्री होनी है, वो होती है स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट है यहाँ पर देखो, हाँ स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी की बात हो गई। अब देखिए ये स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी कैसे होती है। मान लीजिए एक रिएक्शन है इस तरह की, ए प्लस बी इक्वल टू, ऐसे बनाओ उसको। ये रिएक्शन मैं ले रहा हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये है कि ये एक तरह से रेट ऑफ रिएक्शन है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं रिवर्स रिएक्शन भी हो सकती है। ये फॉरवर्ड और रिएक्शन दोनों तरह की है। इससे C प्लस डी ये दो प्रोडक्ट बनते हैं, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट है। ठीक है। ये दोनों रिएक्शन करने के बाद में ये कन्वर्ट होता है। अब मान लीजिए इनके पास में इनकी संख्या स्मॉल ए है, इसकी स्मॉल बी है, इसकी स्मॉल सी है, इसकी स्मॉल डी है। इतने मॉलिक्यूल मिलकर जब रिएक्शन करते हैं तो इतने इतने मॉलिक्यूल इनके प्रोडक्ट के बनते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट कांस्टेंट इक्विलिब्रियम निकल के आता है, क्यू इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पर ये किस फॉर्मूले से निकलता है? यहाँ पर इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी, यहाँ पर ये स्मॉल सी ये वाला, डी डी बटे ए स्मॉल ए बी स्मॉल बी। तो ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। ए बी सी डी क्या है? कैपिटल ए बी सी डी क्या है? ये रिएक्टेंट्स हैं, क्रियाकारक हैं। और स्मॉल ए बी सी डी क्या है? यहाँ पर ये स्मॉल ए बी सी डी हैं जो रिएक्टेंट्स हैं, इनकी संख्या, मतलब इन मॉलिक्यूल्स की संख्या, मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह से कोई संख्या हो सकती है। ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। इसके अलावा अब हमको अगर यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकालनी है, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी मतलब डेल्टा जी नॉट, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे यहाँ पर माइनस आर टी एल एन, एल एन मतलब है लॉग बेस 10 है ना, के इक्विवेलेंट। तो पहले के इक्विवेलेंट निकालेंगे, उसके बाद में इस फॉर्मूले से यहाँ पर स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये इनका मतलब क्या क्या है? T तो टेम्परेचर है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर जिसको हम केल्विन में मेजर करते हैं। के इक्विवेलेंट यहाँ पर हम निकाल चुके हैं। आर यहाँ पर एक कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है। जो एक तरह से यहाँ पर ये दिखाता है कि यहाँ पर जो एक तरह जिस सॉल्यूशन में ये वर्क कर रहा है उसका एक तरह से पीएच का मान हो सकता है। ये पीएच कितनी है, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव डिपेंड करता है कि यहाँ पर ये एनर्जी, अगर रिएक्शन के दौरान एनर्जी वायुमंडल से एब्जॉर्ब कर रही है रिएक्शन, तो ये माइनस चिन्ह होगा। और अगर एनर्जी लिबरेट हो रही है, बाहर निकल रही है, वायुमंडल में बाहर निकल रही है, मतलब रिएक्शन के दौरान जो जिस सिस्टम में ये रिएक्शन हो रही है वो सिस्टम गर्म हो जाता है, तो वहाँ पर एनर्जी बाहर निकलेगी। अगर बाहर निकलेगी तो ये चिन्ह पॉजिटिव आएगा, और नहीं निकल रही है तो ये चिन्ह नेगेटिव आएगा। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक था। अब यहाँ पर देखिए इनके बारे में थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो रिएक्शन होती है, ये जो रिएक्शन होती है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? सबसे पहले कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। ठीक है। मतलब इनके ऊपर, ये जो प्रोडक्ट हैं इसके ऊपर डिपेंड करता है, और कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स इसके ऊपर डिपेंड करता है। इनके ऊपर और इनके ऊपर तो डिपेंड करेगा। क्यों? देखिए, अगर इनकी मात्रा ज़्यादा है तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे। अगर मान लीजिए ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो रिएक्टेंट्स ज़्यादा बनेंगे, क्योंकि रिएक्शन कैसी है, ये
फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों रिएक्शन है, मतलब ये इधर से इधर को हो सकती है, इधर से इधर को भी हो सकती है, दोनों तरह की रिएक्शन है। तो हम यहाँ पर एक बार इनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे तो ये प्रोडक्ट है, अगर इनको रिएक्टेंट्स बोलेंगे तो फिर ये प्रोडक्ट है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो इसका एक एग्जाम्पल देके बताता हूँ मैं आपको। हमें नमक में मतलब NaCl, इसमें हमको H2O मिलाना है। अगर मान लीजिए हमारे पास में NaCl के 50 या 10 मान लीजिए मॉलिक्यूल्स हैं और H2O का एक ही है। अगर मान लीजिए बाई चांस ऐसा होता है कि यहाँ पर एक NaCl एक ही H2O के साथ जुड़ पाता है, बाकी फिर नो फ्री रह जाएंगे, इसमें नो फ्री रह जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर H2O की संख्या कम है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर इनकी संख्या भी इतनी प्रॉपर मात्रा में होनी चाहिए जितने रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी जरूरत है, प्रॉपर मात्रा में उतने की जरूरत है, उतने रिएक्टेंट्स होने चाहिए। उसी प्रकार से यहाँ प्रोडक्ट में अगर इन दोनों की संख्या उतनी है जितनी इनको जरूरत है, तो उसके हिसाब से फिर यहाँ पर जो फिर से यहाँ पर प्रोडक्ट बनेंगे, ये उस टाइम ये रिएक्टेंट्स होंगे, ये प्रोडक्ट है। तो इनकी संख्या बहुत ज़्यादा मायने रखती है। ठीक है, इन दोनों की। और तीसरा जो पॉइंट है वो टेम्परेचर है। कई बार क्या होता है, कुछ रिएक्शन क्या होती है एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर ही होती है। जैसे पानी है, अब पानी में हम नमक मिलाएंगे, अगर हमने बर्फ़ में पानी नमक डाल दिया तो नहीं पिघलेगा, वो नहीं, नमक नहीं पिघलेगा, उसके अंदर रिएक्शन नहीं होगी। अगर हमने थोड़ा सा पानी को गर्म किया, पिघली हुई अवस्था में नमक मिलाया तो नमक आसानी से मिल जाएगा, और अगर हम उसको और ज़्यादा गर्म कर दिया तो वो बड़ी तेज़ी से मिल जाएगा। इसका मतलब टेम्परेचर का भी रिएक्शन के ऊपर कुछ फर्क पड़ता है। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल बताऊँगा आपको। एक रिएक्शन होती है जिसको हम बोलते हैं किण्वन, हिंदी में बोले किण्वन, इंग्लिश में बोले फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन रिएक्शन में क्या होता है, तो दूध है वो दही में कन्वर्ट होता है। अगर हमने दूध को 4 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे नीचे टेम्परेचर पर रखा, या 8 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर पर रखा, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन रिएक्शन होगी ही नहीं। अगर हमने 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर उसको एक लंबे टाइम तक रखा, मतलब 3-4 घंटे के लिए, तो यहाँ पर फर्मेंटेशन रिएक्शन ऑटोमेटिक शुरू हो जाती है। और यदि हमने उसमें एंजाइम यूज़ कर लिया, एंजाइम मतलब जैसे उसमें दूध में हमने थोड़ी सी मात्रा में दही डाल दिया और फिर हमने उसको 8 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर रखा, तो ये रिएक्शन बहुत तेज़ी से हो जाती है। तो यहाँ पर टेम्परेचर का भी बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक हो गया आज का। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे ATP इन फ्री एनर्जी, कि ये ATP क्या है। मतलब जैसे मैंने आपको एक नाम लिया था कि यहाँ पर जो एनर्जी फ्री होती है वो ATP के फॉर्म में होती है। तो ATP कैसे एनर्जी को एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट करता है, वो हम अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। और आपसे ज़्यादा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार पढ़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के सभी ब्रांचों के सारी वीडियोज़ मिलेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू।